ईटीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम आमने सामने में आपका हार्दिक स्वागत है। कामत साहब, आपको राहुल गांधी की कोर टीम में माना जाता है और इसीलिए शायद राजस्थान और गुजरात जैसी दो क्रुशियल स्टेट्स का इंचार्ज आपको बनाया गया है। तो राहुल गांधी की निगाह आप पे पहली बार कब पड़ी? आपका पहला इंटरेक्शन उनसे कब हुआ? 2004 में जब वो सांसद बन के आए, मिलना जुलना शुरू हुआ सांसद पार्लियामेंट हाउस में, और उसके बाद सोनिया जी के कहने से राहुल जी ने मुझे संगठन के बारे में बातचीत करने के लिए, जानकारी लेने के लिए बुला लिया। करीब 45 मिनट हमारी बातचीत हुई और उन्होंने संतुष्टि जताई बातचीत करने के बाद कि जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा था कि बातचीत होने पर एहसास होगा कि संगठन किस तरह से कार्यक्रमों के आधार पर और लोक संपर्क के आधार पर उसका प्रभाव बढ़ाना चाहिए, उसमें उनको बहुत जानकारी मिली है, ऐसा कहकर मेरी शुक्रिया अदा की थी उन्होंने। और उसके बाद लगातार हम संपर्क में रहे। नई टीम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बन रही है जो आगे चल के चुनाव का सामना करना है। कि आगे चल के अगर यूपी 3 बनता है तो ये जो आज संगठन की टीम है ये कैबिनेट है। मैंने 1972 में कांग्रेस में प्रवेश किया था। दास मुंशी जी तब के सबसे यंग सांसद चुनकर आए थे और उनको इंदिरा जी ने पूरे देश के दौरे पर भेजा था युवाओं को प्रभावित करके कांग्रेस में शामिल करने के लिए। और बम्बई में सिर्फ 2 कॉलेज थे जहां पर जनरल इलेक्शन होता था प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। 3500 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से एमकॉम तक वोट करते थे और उसमें मैं जीत कर आया था और इसलिए वहाँ पर सभा रखी गई थी और उनका भाषण और इंदिरा जी के ऊपर पूरा विश्वास, कांग्रेस के कार्यक्रमों पर विश्वास रखकर मैं कांग्रेस का सदस्य उसी मीटिंग के बाद मैंने अपना एनरोलमेंट किया था। और राहुल जी ने सोचा कि हम एआईसीसी में अगर रहें इस बार तो शायद कंट्रीब्यूशन बढ़िया रह सकता है। और मैं पूरी ईमानदारी से, जिस दिन से जिम्मेदारी दी है हमें, उस दिन से जिन राज्यों का प्रभार मुझे दिया है, राजस्थान है, गुजरात है, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, अब राजस्थान में 6 बार जा चुका हूँ अब तक। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भरोसा मुझ पर दिखाया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो राजस्थान में आपने आपके महाराष्ट्र के कुलीग मुकुल वासनिक को रिप्लेस किया है। वार्ड 9 साल तक रहे, गांव गांव घूमते थे और कहा जाता था कि राजस्थान की कांग्रेस के वो चाणक्य हैं। आप राजस्थान के लिए कंपैरेटिवली नए हैं, तो कैसा महसूस होता? कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही आपको डील करने में? बिल्कुल नहीं। मुकुल जी वहाँ पर रहे, काफ़ी साल रहे, अब दूसरी जिम्मेदारी उनको दी है और मुझे राजस्थान गुजरात संभालने के लिए विश्वास मुझ पर रखा है। और मैं 6वीं बार वहाँ पर गया हूँ। जैसे राहुल जी ने निर्देश दिए हैं और ये सही निर्देश है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कम से कम महीने में 1 बार मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को महीने में 1 बार मिलना चाहिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को 1 बार मिलना चाहिए और विचार विनिमय करके किस तरह से आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक कांग्रेस की पोजीशन क्या है, लोगों तक हम किस तरह से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है तो उसकी उपलब्धियां लेकर लोगों तक जाना, यही आम कार्यकर्ता का जिम्मा है। और मैंने लगातार वो मीटिंगें करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो थे वो अक्सर जाया करते थे। मैंने उनको निर्देश दिए और मेरी रिक्वेस्ट पर सारे लोग पिछली महीने की मीटिंग में उपस्थित रहे। दोनों जनरल सेक्रेटरीज मोहन प्रकाश जी और सीपी जोशी जी वो भी हाजिर रहे। और उसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ 1 to 1 मैंने उनके विचार सुनना पसंद किया। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बारी है। 22 और 23 तारीख को मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, हम 2 दिन लगातार सुबह से देर रात तक सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को पहली बार बुलाया गया है। 400 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, 397 तो बने हैं, 3 बनना बाकी है। ये कहा जाता है कई बार कि राजस्थान से कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स जो दिल्ली में हैं वो गहलोत साहब के संदेश यात्राओं में जाते नहीं हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो आपने शायद कुछ ऐसा किया है कि जिस इलाके में वहाँ का केंद्रीय मंत्री ज़रूर जाए, जैसे सचिन पायलट दौसा में, जितेंद्र सिंह अलवर में। तो इसके पीछे क्या सोच, क्या परसेप्शन? सोच यही है कि
राष्ट्रीय स्तर पर इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब लिया गया है तो ये स्वीकार है कि इनका भी प्रभाव अपने राज्य में कुछ है। और मैं यही चाहता था कि मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ इनको भी जुड़ना चाहिए, उनको भी न्योता मिलना चाहिए जो अब मिलने लगा है। और मैंने इन सबको कहा है कि केवल अपने मतदार संघ में नहीं, पूरे राज्य में इनको घूमना है, क्योंकि ये सिर्फ अपने मतदार क्षेत्र के सीमित नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब जिम्मेदारी दी है तो ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर नेशनल स्टेज पर, और राजस्थान को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे राजस्थान में इनका प्रभाव जरूर होना चाहिए। कई राज्यों में ये देखा है, मध्य प्रदेश में, कई दूसरे राज्यों में, कि गुटबाजी के कारण से कांग्रेस हारती है। राजस्थान में भी थोड़ी बहुत गुटबाजी देखने को मिली थी, तो उसको दूर करने के लिए आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो क्या सो फार हाउ यू आर सक्सेसफुल, कैसे? ये एक उदाहरण जो मैंने अभी दिया कि सारे लोग मीटिंगों में आना शुरू कर दिया है सभी ने, और अब दूसरी मीटिंग होने जा रही है 22-23, उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे। कुछ लोग अपने दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त है, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको बुलाया जा रहा है, उनको न्योता दिया जा रहा है। वो मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि पहली बार इन्विटेशंस आना शुरू हो गया, टेलीफोन आना शुरू हो गया। तो यही मैं समझता हूँ कि गुटबाजी खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास। सीपी और गहलोत की सो कॉल्ड डिफरेंट रिलेशनशिप के बारे में आपने पिछली बार कहा था कि सीपी ने मतभेद सुलझा लिए हैं। वो क्या थे मतभेद जो आपने सुलझाए हैं? एक तो यही था जो उदाहरण में देता था कि उनको ऐसा लगता था कि राजस्थान में किसी भी कार्यक्रम में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, उन्हें बताया नहीं जा रहा है, और वो मैंने दुरुस्त कर दिया है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं राजनीति में। मैंने अक्सर देखा है 42 साल में कि एक टेलीफोन से सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है, एक इनविटेशन से दूर हो जाती है, विचार रखने के लिए मौका दे दिया मीटिंगों में तो दूर हो जाती है। आम कार्यकर्ताओं की भी मेरा स्टाइल काम करने का इसी तरह का है। वो दोनों तो 25 साल से साथ रहे हैं, दोनों हैं, सीपी साहब और गहलोत साहब आगे भी 25 साल से आगे भी रहेंगे। दूसरा, ये पिछले दिनों ये मैंने पढ़ा और सुना कि एक आम धारणा दिल्ली में बनी, वो शायद आपकी रिपोर्ट के बेस पे बनी या कैसे बनी, कि राजस्थान में सरकार पास है, संगठन फेल है, मीनिंग बाई कि गहलोत इज सक्सेसफुल एंड चंद्रभान इज अनसक्सेसफुल। तो ये क्या विचार है ऐसा? और राहुल गांधी ने भी कहते हैं इसके बारे में कुछ नाराजगी जाहिर की। जिला स्तर तक ठीक है मामला, लेकिन एक अहम कड़ी जो है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है। जो असल में लोगों के घर घर तक पहुंचता है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट पहुंचता है, और वहाँ पर थोड़ी लापरवाही या रिपोर्ट न देना, कार्यक्रम तो होते हैं, पीसीसी तक रिपोर्ट नहीं आते हैं। अब उसके बारे में हमने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है कि मीटिंगों में जो आते नहीं हैं, अगर कारण जेन्युइन है कि घर में कोई शादी है, असल में कोई बीमार है, तो हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लापरवाही से मीटिंगों में नहीं आता है, तो देखिए हर चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कार्यकर्ता के सामने। 5 साल में एक बार लोकसभा के लिए और 5 साल में एक बार विधानसभा के लिए इनको परिश्रम करना पड़ता है, और वहाँ पर कोई लापरवाही माफ नहीं कर सकते हम, क्योंकि जीतने के आसार पूरे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेस्परेट अटेम्प्ट हो रहा है फिर एक बार सत्ता में आने के लिए, वो संभव नहीं है, लेकिन हम लोगों को लापरवाही भी दिखानी नहीं चाहिए, और इसीलिए हर कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए कि भाई जीत दिखती है सामने, उसे पक्की करना भी उनका फर्ज बनता है। इसलिए 22-23 की मीटिंग में जो लोग नहीं आएंगे वो आप देखेंगे उसके बाद एक्शन होगा उन पे। एक्शन होगा। तो कमिंग बैक टू डॉक्टर चंद्रभान फॉर ए वाइल ओनली, तो क्या लगता है राहुल गांधी की कथित जो नाराजगी उनके बारे में सुनने को मिली, क्या इस 11th आवर पे भी कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं राजस्थान संगठन में? अब 22-23 की मीटिंग हो जाने दीजिए, तो वो काम तो कर रहे हैं, पूरी मेहनत तो लगा रहे हैं, और सभी को सुनने के बाद ही कुछ उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो राजस्थान में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? बहुत सारी उपलब्धियां हैं अशोक जी के नेतृत्व में। मैं समझता हूँ राजस्थान के हर नागरिक को ये एहसास हो रहा है कि हमारे लिए कोई कार्यक्रम इन्होंने घोषित किया है जिसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हमने की है। ऐसा पेंशन स्कीम है, और ऐसे समय में सरकार को हमेशा सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। और मैं समझता हूँ कि
जहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं है उनको भी लाभ मिल रहा है, और जहाँ पर ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है कि आधार देने के लिए कोई नहीं बचा है, वहाँ पर सरकार ने ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हाथ में लिया है। फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सुविधाएं राजस्थान में दी है, मैं समझता हूं कि ये 3-4 ऐसे कार्यक्रम हैं बीपीएल हाउसेस के लिए वगैरह, नौकरियां दे रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े वहाँ पर आए हैं, तो पावर के शॉर्टेजेस नहीं आने, 30% कंसेशन है। तो ये सारे बातें जो है इसमें बहुत बढ़िया लोगों के दिमाग में कांग्रेस के लिए प्यार बोलिए या आकर्षण बोलिए, कांग्रेस की तरफ भी हुआ है, यूपीए चेयरपर्सन की तरफ हुआ है, और अब फूड सिक्योरिटी बिल का ऑर्डिनेंस जो आया है, जो घर घर करीब 67% लोगों को इसमें इन्हें बिना चिंता के अपना भोजन का व्यवस्था कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार लागू कर रहा है। हमारी कई सरकारें लागू कर रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्र स्तर पर इसको एक कानून बना दिया, अधिकार दिया गया है लोगों को कि ये तो आपको मिलना है, ये आपका अधिकार बनता है। संसद का सत्र जो 5 अगस्त से शुरू होगा, उसमें तमाम पार्टियां बिना मतभेद के इस मामले में देश की गरीब जनता और ये सारे लोगों के हित में जो ये कार्यक्रम लाया है, इसका विरोध नहीं करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। तो इसका मतलब ये है कि अगला चुनाव राजस्थान में आप बेसिकली गहलोत सरकार के कामकाज और उनके चेहरे और उनकी फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी सरकार जब हमारी रहती है तो 5 साल वचननामे में जो भी हमने कहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ तक कर चुके हैं, लोग वो भी देखते रहते हैं, बारीकी से देखते रहते हैं आजकल कि क्या आपने 2009 में कहा था, 2008 में, और आज क्या कह के फिर आप चुनाव में वोट मांगने आए हैं। और उस स्तर पर राजस्थान सरकार, हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, और नए नए कार्यक्रम और केंद्र की उपलब्धियां, इसका भी असर तो लोगों पर हुआ है, इसका असर हुआ है, लाभ उनको मिल रहा है। आरटीआई हो, आरटीई हो, ये फूड सिक्योरिटी बिल हो, ये बहुत सारे केंद्र की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो तमाम राज्यों को मदद की जाती है, जहाँ पर फ्लाईओवर्स बड़े आ गए, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया आ गई, प्रधानमंत्री नरेगा आ गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ गया, गांव-गांव का संपर्क बढ़ा है लोगों को। टेलीकॉम में जो हम उस डिपार्टमेंट में हम रहे हैं, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हम जब मंत्री बने तो हम लोगों ने 2012 तक 600 मिलियन 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस देने का लक्ष्य हमारे सामने रखा था, और 2010 में ही वो टारगेट हमने क्रॉस कर लिया था, 2 साल पहले। आज करीब 80-85 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल कनेक्शंस हैं। तो ये कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। मनी ऑर्डर, हम पोस्ट के भी इंचार्ज थे, मोबाइल मनी ट्रांसफ़र, ये स्कीम हमने लॉन्च किया था, 5 राज्यों में शुरू हुआ है, धीरे धीरे से साल भर में सभी जगह पर। तो यही एक साबित करता है कि भाई कितना प्रोग्रेस हम कर चुके हैं। आज की आर्थिक मंदी है, पूरे विश्व में है, लेकिन 9 साल का ब्यौरा अगर हम लेंगे तो 7.5-8 साल 8.5% हमने जीडीपी ग्रोथ दिखाया है हर साल लगातार। अमेरिका के राष्ट्रपति, हम गलतफहमी में रहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर रहा है। प्रेसिडेंट ओबामा में 2009 में चुनाव के समय लंदन में जो G20 की बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूं कि हमारा अमेरिका 2.5% सिर्फ जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि भारत 8.5% दिखा रहा है। हमें वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री यूपीए के कार्यक्रम किस तरह से लागू करते हैं और किस तरह से विकास हो रहा है भारत देश में, उस पर नजर रखना और उससे सीखना ये आवश्यक हो गया है। तो इसका गर्व होना चाहिए हर हिंदुस्तानी नागरिक को। अच्छे रास्ते बने हैं तो गाड़ियों में जो जाते हैं उनको आसानी से, आज यहाँ से जयपुर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, पहले 6-7 घंटे लगते हैं। ट्रेन चली सुपर शाम 3.5 घंटे में कई ट्रेन शुरू हो गए। एयरक्राफ्ट तमाम कंपनियों के जरिए आपके कितने आपको सुविधाएं मिली है अभी, और जिस तरह से अनाज यहाँ पे उगा है पिछले 2-4 सालों में, आप देखते हो कि इसी के आधार पर तो फूड सिक्योरिटी बिल लाया है कि वी आर नाउ इन अ स्टेज वेयर वी कैन फीड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। एक जमाना था जब सोचते थे कि कैसे हम करेंगे, आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, आज अनाज इतना उपजाऊ यहाँ पर है। तो बहुत बढ़िया स्कीम मैं समझता हूँ सोनिया जी ने सोच समझ कर लाया है। विद ऑल दिस लॉट ऑफ एफर्ट यू आर कॉन्फिडेंट कि फिर सरकार रास्ता में बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल, यानी विल विन विद रिकॉर्ड मार्जिन, विल probably cost 150, that is the indication। जो एक बार टारगेट रीच किया था
So that is the 156 out of 200 this time. 150 out of 200. Because I'll tell you honestly, वो ज़माना नहीं रहा कि लोगों को आप जात धर्म के नाम पर लुभाकर उनको गलतफहमी के शिकार आप बना सकते हैं। ये अब सीखे हैं लोग, बिल्कुल। एक बार बहुत बड़ा तजुर्बा रहा उनका, और एक सरकार आ गई, राज्य में आ गई, केंद्र में आ गई, और उसके बाद जो लोग सीखे हैं, आप देखिए उसके बाद 2 बार लगातार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी है। हम महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, एक बार शिवसेना आई, एक बार, उसके बाद लगातार 2 इलेक्शंस में कांग्रेस ही आ रही है। दिल्ली में यहाँ यही हो रही है। तो ये जो प्रचार, और आज प्रचार के लिए उन्होंने जो सबसे आगे जिनको रखा है, यही उम्मीद में रखा है कि 1995-96 में जो हुआ वो करवा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि लोग अब बहुत तो फिर सोच समझकर मतदान में जाते हैं। गंगा जल आपने इकट्ठा किया, वो गंगा जल कहाँ है? ईंटें आपने इकट्ठे किए मंदिर बनाने के लिए, वो मंदिर कहाँ है? 800 करोड़ आपने इकट्ठा किया, लोगों ने चंदा दिया, वो 800 करोड़ कहाँ है? और आज फिर आप मंदिर की बात करने लग गए। 350 मंदिर गांधीनगर और अहमदाबाद में केवल तोड़े गए हैं, और महाशय केदारनाथ में जाकर कह रहे हैं कि मैं केदारनाथ का मंदिर बनवाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। 2 घंटे के लिए आप जाते हैं, 2 हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं और कहते हैं 15,000 गुजरातियों को मैंने वहां से हटाने में मैं कामयाब रहा। कैसी सोच है ये? 15,000 इंसानों को हमने वहां से हटाया, ये बोलते तो बात भी समझते थे, लेकिन 2 घंटे में आप 15,000 लोगों को, इन्हें कितनी झूठ बोलेंगे आप? तो झूठ के शिकार नहीं होंगे मतदाता। यही तो आपके चीफ मिनिस्टर तो 4 दिन थे देहरादून राजस्थान से। बिल्कुल थे, और हमने कोई नंबर नहीं दिया है। हमने यही कहा है कि राजस्थान के तरफ से, हर राज्य की तरफ से, महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू डोनेट 10 करोड़ टू उत्तराखंड, बट वी नेवर सेड दैट दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मराठी पीपल। राजस्थान की सरकार ने पैसे दिए, वो केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही देना चाहिए। भाई पूछताछ करो, तुम राजस्थान से हो तभी जाके उनको राहत दो, ऐसा तो उत्तर हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। ये फर्क है कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में और दूसरी पार्टियों। मोदी की बात हम कर रहे थे, तो क्या लगता है राजस्थान में 20-25 मीटिंग करने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी फैक्टर का कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं राजस्थान? बिल्कुल नहीं होगा। मैं गुजरात, हम देखते हैं गुजरात में हम बिल्कुल हारे हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ये 10 साल से सीन पे है, 2 बार वो खुद चुनाव जीता कर लाए हैं। हम 15 साल से गुजरात में हारे हैं, तो नरेंद्र मोदी की वजह से हम नहीं हार रहे। What was the factor 5 years before Narendra Modi was anywhere? We still lost. तो संगठन को वहां पर एक्टिवेट करना और सभी गुटों को एक साथ करना, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि we have lost because of Congress, we have lost because of internal fights, not because of Modi. That is what I want to highlight. That ये फैक्टर, ये जो प्रचार किया जा रहा है कि मोदी इज इनविंसिबल, और गुजरात में भाई तुम आने से पहले तुम कहीं नहीं थे भारतीय जनता पार्टी में, तब भी हम हारे हैं, तो तुम्हारा तो कोई रोल नहीं था उसमें। उसके बाद भी हारे हैं बिकॉज वी हैव टू टेक मेजर करेक्टिव एक्शन इन गुजरात। अब मोदी की आप बात करते हो कि यहाँ 20-25 मीटिंग, जितनी ज्यादा मीटिंग लगी उतना अच्छा है हमारे लिए। वो कैसे? 16 मीटिंगें कर्नाटक में लिए उन्होंने, जब प्रचार समिति के चेयरमैन बनने के बाद उनके नाम की घोषणा होते ही 10 दरार पड़ गए भारतीय जनता पार्टी में। सारे नेता जो पसंद नहीं करते हैं कि भाई ये आ गया तो पार्टी की क्या हालत होगी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का पत्र खुद ये बतलाता है कि क्या होगा पार्टी में। परसों भी उन्होंने ये बात कही है जब उन्होंने एक बयान दिया जिसके बारे में पूरे देश में आज हल्ला मचा है कि यही मैं पहले से आगाह कर रहा था, मोदी को आगे लाने से यही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद चिंतित है कि अपनी पार्टी जितनी है उतनी भी बचेगी या नहीं। तो औरों को तोड़कर औरों से सीट जीत कर लाना ये तो संभव नहीं। 16 रैलियों की मैंने बात की, आप जरा ब्यौरा लीजिए। कर्नाटक में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो सबसे पहले जब वो बने चेयरमैन और पूरे देश में उनका नाम सभी चैनल्स और मीडिया की तरफ से प्रसिद्ध हुआ कि ये अब लड़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विक्ट्री के यश के रास्ते पर ले जाएंगे, तो कर्नाटक गए बेचारे, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो गुजरात के बाहर तो इनका कोई प्रभाव नहीं है, और है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि इनका जो पर्सनालिटी, इनके जो करतूत है वो पूरे देश में फैले हैं।
सब लोग जानते हैं उन्होंने वहां पर गुजरात में क्या किया है। तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो गुजरात से जुड़ी हुई बेल्ट है, यहाँ भी कोई असर? कोई असर नहीं हुआ, कोई असर। हमारे महाराष्ट्र में कोई नहीं, उस तरफ महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, कोई असर नहीं पड़ा है। गुजरात से लगे हुए सारे जिलों में हमारे सांसद, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स, हमारे विधायक जीते हुए हैं, तो कोई असर उसका पड़ा नहीं है। राजस्थान बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आज एक बड़ी संख्या में लोग देश में नरेंद्र मोदी को केरल से राजस्थान तक प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इस चुनाव पे भी पड़ेगा राजस्थान में। तो यू आर कॉन्फिडेंट कि कोई असर नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर आज जीत कर आई है, उतने भी आएंगे कि नहीं, ये चिंता उनमें पहली पड़ी है। क्योंकि आप देखिए, उनके एलाइज सब भाग गए। नरेंद्र मोदी के नाम सुनते ही नीतीश कुमार निकल गए। ममता जो पहले एनडीए में एक बार थी, जो संभावना थी कि वो जा सकती थी, फिर भी वो वहीं पर रुक गई और नीतीश कुमार के साथ जुड़ गई। बीजेडी ओडिशा में उनके अलायंस पार्टनर थे। लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करतूतों की वजह से उन्होंने अपना संबंध तोड़ दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो बात करवाकर बीजेडी को शायद अपने साथ ला सकते थे, वो भी चला गया, वो भी नीतीश कुमार के साथ जड़ गए। तो आपकी सीटें कहां से आएंगी? तो आप देखिए, सारे सेक्युलर पार्टीज कांग्रेस की छत्रछाया में, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यूपीए 3 पक्की आएगी वापस। तो राजस्थान में इसी तरह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा फैक्टर का कोई असर कितना कम है? उन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, वो थोड़े नाराज भी है, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। हम कोशिश में है कि डैमेज कंट्रोल करें और कम से कम नुकसान हमें पहुंचे, क्योंकि इनके बाकी के भाई बंद जो है वो सारे कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ भी मीना समाज के बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस में भी है, तो उन पर पूरा भरोसा है कि वो पूरी कम्युनिटी के वोट्स लेकर नहीं जा सकते आज कोई भी हालत में, क्योंकि हमारी उपलब्धियां हैं जो उसका विकास का लाभ सभी को मिला है। तो भाई बचा क्या है मुद्दा आपको जो कांग्रेस के खिलाफ आप बोल सकते हो? तो इसी में कांग्रेस की ताकत है। ये जो गुर्जर का इशू अभी भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है, आर यू होपफुल के सॉर्ट आउट? कोशिश है, कोर्ट में मामला है, एक्सपेडाइट कराने की कोशिश हमारी तरफ से हो रही है। कोर्ट का फैसला एक बार आ जाए तो राजस्थान सरकार उस पर आगे कदम उठा सकती है। हमने अशोक गहलोत जी से भी बात की है कि लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स की वजह से कुछ कट ऑफ पॉइंट भी आ गया है, जिसकी वजह से हम वो सारी बातें नहीं कर सकते हैं जो इन लोगों की मांग पूरी करने के लिए ये लोग इच्छा रखते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फार्मूला रहेगा मोटे तौर पे? नहीं, जो निष्क्रिय रहे हैं भले जीते हो, जो निष्क्रिय रहे हैं, जिनका भले जीते हों, भले जीते हो, जो लोक संपर्क जिन्होंने नहीं रखा है और उपलब्धियां यूपीए सरकार की और राजस्थान सरकार की लोगों तक पहुंचाने में जो असमर्थ रहे हैं, चाहे वो मंत्री हैं या एमएलए हैं, जो जीते हैं, मैं समझता हूं कि उनके बारे में सोचना, हर पार्टी को ये सोचना पड़ता है कि भाई हमारा प्रतिनिधि, वो कांग्रेस का प्रतिनिधि लोगों के सामने जब जाता है तो लोगों में समर्थन कितना बचा है या कितना प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। गुजरात में एक फार्मूला बनाया था सीपी साहब, मोहन प्रकाश और फिर राहुल जी के नेतृत्व में कि 2 बार जो चुनाव हार चुका उसे टिकट नहीं देंगे। तो ऐसा कोई मैकेनिकल फार्मूला राजस्थान में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा के विषय में राहुल जी ने हमें पिछले हफ्ते बुलाया था और उस पर बातें आपकी 2 मीटिंग हुई अभी और उस पर क्या नॉर्म्स रखने चाहिए आने वाले चुनाव के लिए, वो फिर एक बार बैठक में तय होगी। और अगस्त से हम स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग लगाना शुरू करेंगे ताकि उम्मीदवार जल्द से जल्द घोषित हो और उनको समय भी मिले और लोगों के सामने हम हमारे नुमाइंदे कौन होंगे ये लोगों के सामने ला सकें। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि जब फार्मूला बन जाता है तो थंब रूल की तरह फिर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती? एक बार कानून बनता है तो सभी के लिए लागू होना पड़ता है, करना पड़ता है। उसमें कुछ लोगों पर उनको लगता है कि अन्याय हुआ है, कुछ लोग कुछ अलग कारण से हारते हैं, लेकिन हार ये मानी जाती है कि 2 बार लगातार हारे हैं, उस पर सोचा जाएगा। रहेगी कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी कहा जा सकता। कोई एक्सेप्शनल केस अगर होगा जहाँ पर मैंने कहा कि जो भी नॉर्म्स रखे जाएंगे उसमें अगर कोई बैठता नहीं है और बिल्कुल आज वहाँ के सारी जनता, हमारे ब्लॉक स्तर से लेके हर जगह अगर लोग कहते हैं कि भाई यही सीट निकाल सकता है, तो
आला कमान के सामने हम वो बातें रखेंगे, फिर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी उस पर फैसला तो करेंगे। वी आर दैट एवरी पार्टी हैज टू बी फ्लेक्सिबल इन टू एन एक्सटेंट, बट इट कैन नॉट बी अ जनरल रूल। अच्छा, आप जो गए फीडबैक मीटिंग्स में तो सुना कार्यकर्ताओं ने आपसे कहा कि 30% टिकट तो काट ही दो, ये क्या ऐसा कुछ? नहीं, ये एक बार किसी ने बात कर दी तो वो चल जाता है, फिर हर कोई आता है बाहर जाने के बाद पूछते रहता है कि आपने क्या बताया, तो वो 30% फिर वो सभी लोग वही फिगर पे अटक जाते हैं। 30% क्यों, इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं होता है, तो यू कांट फिक्स दैट नंबर और द परसेंटेज। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोटा सिस्टम नहीं होगा कि वही सचिन साहब के इतने हैं, सीपी साहब के इतने हैं या गहलोत साहब के इतने हैं, वो नहीं है? वो नहीं होता। ऐसा वो एमपी में आपने किया। जीत जो कांग्रेस का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता रहा है अपने क्षेत्र में, और जिसके खिलाफ कोई उंगलियां उठी नहीं है, लोगों की छवि अच्छी हो और सारे विकास के काम अपने क्षेत्र में भी करवाने में जो यशस्वी रहे हैं, और कांग्रेस और यूपीए सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने में एग्रेसिवली काम जिन्होंने किया है, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आप तो ग्रास रूट से यहाँ तक पहुँचे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, तो जो अग्रिम संगठन है पार्टी के, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, इन सबको राजस्थान में आपसे बड़ी उम्मीद है, तो क्या कुछ टिकटें सब्सटेंशियल नंबर में इनको दे रहे हैं? इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, वी हैव टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द यंग। उनकी सोच करने की क्षमता, उनकी एक्टिवनेस, वो जो इस उम्र में कर दे सकते हैं। मैं खुद आई वाज जस्ट 27 व्हेन लेट राजीव जी ब्रॉट मी टू द नेशनल स्टेज, तो आई वाज काउंटेड एज वन ऑफ द यंगेस्ट MPs एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 5 बार जीते हैं आप? 5 बार मैं मुंबई से जीता। लगातार नहीं, बीच में ब्रेक्स भी आए, लेकिन 5 बार जीते। 5 बार जीता हूँ। हमको अगर मौका मिला था, औरों को भी मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ राहुल जी भी उस विचार के हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि दैट इज़ अ जनरेशन विच क्वेश्चंस, दैट इज़ अ जनरेशन विच आस्क्स यू व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट वी कैन डू। युवाओं को, NSUI के छात्रों को मैंने कहा है, उनको संबोधित मैंने अलग अलग बैठकें ली थी, मैंने उनको कहा कि युवाओं में, छात्रों में विश्वास पार्टी के आला कमान तो करती है। टिकट मांगना ही कोटा कोई आप समझ के मत चलिए, अपने आप से आप सवाल पूछिए कि आप जीत सकते हो क्या। तो महिलाओं के हौसले भी बड़े बुलंद हैं, पहले 33%, फिर 50%, और महिलाएं राजस्थान में, महिला कांग्रेस कह रही है 75%। युवाओं के बारे में जो मैंने जिक्र किया उसमें महिलाएं भी भी आती शामिल हैं, हैं उसमें। और महिलाओं की जो अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल जायज़ है कि हमारी कांग्रेस अध्यक्षा महिला है, हमेशा पूछते रहते हैं कि इनका प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, और मैं महिलाओं को संबोधित करते हुए मैंने यही कहा कि आप अपनी क्षमता बढ़ाइए। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है और जो बिल राज्यसभा में पेश हुआ है, राज्यसभा में पेश करने का मकसद ही वो था कि लैप्स कभी नहीं हो। लोकसभा भंग होते ही सारे बिल जो पास नहीं हुए वो लैप्स हो जाते हैं, नए सिरे से लाना पड़ता है। राज्यसभा में वो कायम है। अब उम्मीद हमारी यही है, कोशिश कांग्रेस अध्यक्षा की वही है कि वो बिल पारित हो। क्या उसमें भी ऑर्डिनेंस लाने का कोई ख्याल है फूड सिक्योरिटी की तरह? और राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष उसके बारे में सोचेंगे। उसके बारे में सोचेंगे। राजस्थान का चुनाव गहलोत सरकार के कामकाज को, उनके चेहरे को, उनकी फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर लड़ा जा रहा है, और मान लीजिए आपके हिसाब से 150 या 110 सीट जैसी भी हैं, कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है, तो क्या स्वाभाविक तौर पे गहलोत ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और इट्स ए ओपन क्वेश्चन? हम चुनाव में जाएंगे तो सबसे पहले सोनिया जी का चेहरा लेके जाएंगे, सबसे पहले राहुल जी का चेहरा लेके जाएंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री की उपलब्धियां, उसका प्रचार होगा, और राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। 4 जो अहम चेहरे हैं उसमें अशोक गहलोत जी आते हैं, क्योंकि वो आज के मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी विधायकों के विचार। इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सो इज ए फ्रंट रनर। A chief minister is sitting chief minister, and we go to the polls under his leadership in the state. Absolutely fine. Others can also contribute in the victory of the Rajasthan Assembly. can also hope. And can also hope on the basis of their performance. थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए।